हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए, बच्चे हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में सीए इंटर एफएम एसएम का जो पेपर हुआ है, सितंबर 24 का जो एग्जाम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले ओवरऑल व्यू दे दूं। पेपर इजी था। आई थिंक ये ग्रुप 2 का सबसे आसान पेपर है। कॉस्ट का पेपर अच्छा था। ऑडिट के बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं कैसा आया है, पर एफएम एसएम का पेपर तो आसान आया है। इवन जो एमसीक्यूज भी पूछे गए हैं वो भी कोई इतने हार्ड नहीं थे। नॉर्मल सवाल हम ऐसे करते हैं, एसएम के भी कोई बहुत इन डेप्थ जाके नहीं पूछे गए। स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसने नोट्स की रीडिंग करी हुई है, जो नोट्स हम क्लास में लिखवाते हैं आपको, अगर आपने वो रीडिंग करी हुई है तो उसी लाइंस के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे के सारे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पेपर ये मुश्किल नहीं था। हाँ, कैपिटल बजटिंग का पूरा सम डाल दिया केस स्टडी में। तो मैं तो कहता हूं ऐसे क्वेश्चंस आ जाने चाहिए, क्योंकि इसकी तो हमें प्रैक्टिस होती है। कैपिटल बजटिंग के कितने क्वेश्चंस करते हैं हम, तो उसी में से एक उठा के उसने पूरा सम बना के पेपर में डाल दिया और उसके नीचे 5 एमसीक्यूज दे दिए। एमसीक्यूज भी इजी थे, मैं करूंगा आपके साथ। तो क्योंकि आखिरी पेपर है तो अब हम सारे ही पेपर सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो इस सेशन में पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर हम धीरे धीरे एफएम के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एसएम के क्वेश्चंस के आंसर भी बता देंगे। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अब वो लिखेंगे तो नहीं ना, तो एसएम के क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता देंगे क्या थे। ठीक है। आइए फिर इस सेशन में पहले हम केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं। एफएम के एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं ना। ये पहले 3 एसएम के हैं, ये केस सिनारियो 1 एफएम का है, तो हम पहले सारे एफएम के एमसीक्यूज करते हैं। आइए एफएम के ना, एक 1 मार्क का एमसीक्यू है, 5 केस स्टडी के हैं, 10 मार्क्स हो गए। 2 इंडिविजुअल एमसीक्यू 2 मार्क्स के और 1 इंडिविजुअल एमसीक्यू 1 मार्क का है। आइए हम एफएम के एमसीक्यू से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो 1 मार्क का क्या क्वेश्चन है। मेरे पास जो सेट है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। सेट सबके आगे पीछे होते हैं, आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा आपके हाथ में कौन सा सेट है। तो अब तो कोई भी देख सकता है क्योंकि पेपर खत्म हो चुके हैं। अब सारे देख सकते हैं ये वीडियो। ZX Limited has total assets of 7,20,000 and shareholders equity is 4,50,000. Net profit margin 12.5% और asset turnover ratio 1.5. Using the DuPont model, the ROE of ZX Limited is calculated as follows. बच्चे, मैंने क्लास में ड्यू पॉइंट जो मुझसे पढ़े हैं उनको याद है। मैं डी मार्ट का एग्जांपल लेके ड्यू पॉइंट समझाता होता हूं कि किस तरह डी मार्ट का नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है, पर स्टिल डी मार्ट अच्छा प्रॉफिट जनरेट करता है। ड्यू पॉइंट से हम क्या निकालते हैं? आरओई निकालते हैं। डी मार्ट अच्छी आरओई कैसे जनरेट करता है? ड्यू पॉइंट में क्या होता है? नेट प्रॉफिट मार्जिन को एसेट टर्नओवर रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्लास में बताते होते हैं कि डी मार्ट का नेट प्रॉफिट मार्जिन कम है बट एसेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, हालांकि उसका लेवरेज इतना ज्यादा नहीं है। मल्टीप्लाई करते हैं लेवरेज, और लेवरेज क्या होता है? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, और नेटवर्थ को ही क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो ये तो रेशियो से स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्यू पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आया है। जिसने भी ड्यू पॉइंट किया होता है क्लास में वो आराम से कर लेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 12.5, एसेट टर्नओवर है 1.5 और शेयर होल्डर्स इक्विटी, टोटल एसेट्स हैं 7,20,000 और शेयर होल्डर्स इक्विटी है 4,50,000। ये कितना आ गया? 720 डिवाइड बाय 450, 1.6 इंटू 1.5 इंटू 12.5, 30%। तो इस कंपनी का आरओई है 30%। तो शेयर बाजार में अगर 30% आरओई वाली कोई अच्छी कंपनी हमें मिल जाए तो हम तो उसको छोड़ते ही नहीं है। ये इस कंपनी का आरओई है कितना? 30%। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ड्यू पॉइंट मॉडल के ऊपर पूछा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है। ये 2 मार्क का है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ केपीएस लिमिटेड इंक्लूड्स 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओके, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कम डिविडेंड दिया हुआ है। पहले देखें मांगा क्या है, के ही मांगा है, तो ये तो गॉर्डन मॉडल का क्वेश्चन लग रहा है। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कम डिविडेंड है 75। क्लास में बड़े अच्छे से बताया होता है कि जब भी P0 लेना है, P0 मतलब मार्केट प्राइस लेना है, हमेशा एक्स डिविडेंड लेना है। द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड टू पे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर ऑफ 6 पर शेयर विच विल बी पेड विद इन नेक्स्ट 3 ईयर। तो ये D0 दिया हुआ है आपको। तो आपका एक्स डिविडेंड प्राइस, एक्स डिविडेंड P0 कितना हो गया? 75 माइनस 6 यानी कि 69। Company has a history of consistent growth in dividend. Okay. It has been predicted that in next year company will pay dividend of 7.59. तो D1 दिया हुआ है 7.59। अब ये लाइन अच्छी थी,
द रेट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ विल बी मेंटेन्ड इन द फोर्सेबल फ्यूचर। मन में आएगा ग्रोथ कहाँ दिया हुआ है, सर ने तो दो तरीके से ग्रोथ सिखाया था, एक ग्रोथ होता है बी इंटू आरओई और दूसरा ग्रोथ होता है सीएजीआर। बच्चे इसमें सीधा ही ग्रोथ है। आज वो डिविडेंड 6.9 पे कर रहा है, कल 7.51 पे करेगा, सो यहां से आपको ग्रोथ निकालना था 7.59। आज डिविडेंड कितना पे कर रहा है, 6 पे कर रहा है, सॉरी माफ करिएगा, 7.59 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100, ये ग्रोथ रेट था डिविडेंड का। 26.5% जी है, तो ये जी उसने थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया। तो क्वेश्चन कहता है के बता दो, तो के किसके बराबर होता है, D1 डिवाइड बाय P0 प्लस जी। तो बताओ D1 कितना है 7.59, P0 हमेशा एक्स डिविडेंड लेना है 69 प्लस 26.5%। इसको अलग परसेंटेज में सॉल्व करते हैं। 7.59 डिवाइडेड बाय 69, 11 प्लस 26.5, 37.5%। दिस इज द आंसर, 37.5%। सो यहां जी में अलग तरीके से दिया हुआ था, ऐसा कोई क्वेश्चन बुक में नहीं करते हम लोग। जी हम निकालते हैं दो तरीकों से, या तो बी इंटू आर या फिर सीएजीआर। तो ये भी काइंड ऑफ सीएजीआर ही समझ लो। पिछले साल बात से हमारे क्वेश्चंस में सीएजीआर के साल एक से ज्यादा होते हैं, यहाँ एक ही साल है। पिछले साल डिविडेंड कितना है, पिछले साल 6 रुपए, इस साल कितना है 7.59। वो कह रहे हैं जो ग्रोथ है इसी ग्रोथ को कंपनी आगे भी क्या करेगी, मेंटेन करेगी, इसलिए जी कितना आ गया 26.5%। क्लियर है। सो ये इजी क्वेश्चन था। आइए, ये क्या है, कंपनी हैज अ सेल्स ऑफ 6 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 2,40,000, तो कंट्रीब्यूशन हो गया 3,60,000। 6 लाख माइनस 2,40,000, 3,60,000। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट है 2,70,000, ये लेवरेज का क्वेश्चन है। तो ईबीआईटी आ गया कितना 90,000। 360 माइनस 2,70,000, ईबीआईटी कितना है 90,000। फाइनेंशियल लेवरेज है 2.5, फाइनेंशियल लेवरेज है 2.5। कंपनी वांट्स टू डबल इट्स ईबीआईटी। डबल का क्या मतलब होता है, 100% इंक्रीज इन ईबीआईटी। वो कह रहा है ईबीआईटी 100% से बढ़ाना चाहते हैं। परसेंटेज चेंज इन सेल्स रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डबल द ईबीआईटी। कितना सेल चेंज करें कि ईबीआईटी डबल हो जाए। तो सेल और ईबीआईटी का रिलेशनशिप कौन बताता है, डीओएल। डीओएल का फॉर्मूला क्या था, डीओएल का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और डीओएल होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो 360 डिवाइडेड बाय 90, तो डीओएल आ गया 4। आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 100% है, तो बताओ परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना, तो परसेंटेज चेंज इन सेल आ गया 100 डिवाइड बाय 4। बच्चे मैं आपके लिए लिख के करता हूं, अदरवाइज तो ये कैलकुलेटर पे होने वाले क्वेश्चन है। मैं क्लास में बच्चों को बोलता होता हूं कि अगर आप क्वेश्चंस करने के लिए कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाएंगे। छोटे क्वेश्चंस जो इंडिविजुअल एमसीक्यूज जिसमें बड़े कैलकुलेशंस नहीं है, ये तो कैलकुलेटर पे हो जाना चाहिए। ये मैं सिर्फ आपके लिए लिख के करता हूं। तो 25%, वैसे भी सिंपल था, 4 टाइम डीओएल है, तो 4 गुना का लेवरेज मिलना है आपको। अगर 100% ईबीआईटी बढ़ाना है, सेल सिर्फ 25% से बढ़ाओ, 4 गुना का लेवरेज आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो ये कितने इजी एमसीक्यूज पूछे हैं, अगर सिंपल किसी ने पढ़ाई भी करी है वो भी कर लेगा इसको। पता नहीं अचानक से क्या हो गया। ये जी, तो एफएम के ये 3 क्वेश्चन थे, एक 2 नंबर का, एक 2 नंबर का, एक 1 नंबर का, 5 नंबर हो गए। आइए अब 10 नंबर वाला देखते हैं। ये तो पूरा कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा। आइए जी, पहले हमेशा की तरह कहानी सुना रहे हैं कि आरएसटी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स इन इंडिया। Production process involve one important process which increases the shelf life of soft drink. Presently the machine used for this purpose is an old one. तो लग रहा है रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। वो कह रहा है अभी जो मशीन यूज कर रहे हैं ये पुरानी है, तो ऐसा लग रहा है ना रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। इन विच वेस्टेज ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ ग्लास इज कंसिडरेबली हाई एंड ड्यू टू लिमिटेड कैपेसिटी द कंपनी इज नॉट इन ए पोजीशन टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन। मतलब बता रहा है पुरानी मशीन में कुछ खामियां हैं। The production manager has approached the CEO of RS for purchasing an automated machine, which will drastically reduce the wastage due to breakage. कुछ बता रहा है नई मशीन है। Automated machine will support increase in production. The production manager is confident that acquisition of machine will be beneficial for the company. सारी कहानी है। इससे सिर्फ इतना पता लगा, मैं बहुत तेज पढ़ता हूं आपके लिए, पेपर में ऐसे ही पढ़ना होता है, इतना टाइम होता है, तो इससे सिर्फ इतना पता लगा कि हाँ
कोई रिप्लेसमेंट करना है मशीन का, है ना। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑटोमेटेड मशीन एडिशनल सेल्स एंड रिलेटेड कॉस्ट ओवर द नेक्स्ट 5 years वुड बी एज फॉलोज। अब यहां से काम की बात स्टार्ट होती है। नई मशीन आने से कुछ एडिशनल सेल्स होगा और उससे रिलेटेड कुछ कॉस्ट होगी आने वाले 5 साल में। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आपको निकालना पड़ेगा। एडिशनल सेल यूनिट दिए है, सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग कॉस्ट दिया है, तो यहां से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और एडिशनल फिक्स कॉस्ट दिए है, तो कंट्रीब्यूशन निकाल ही लेते हैं। 10, 10, 15, 13 और 13, है ना। तो बच्चे क्योंकि एमसीक्यू करना है ना, चलो पहले सवाल पढ़ लेते बाद में देखते हैं, है ना। तो इससे आपका सी फैट निकलेगा जी। ये पूरी सी फैट की जानकारी दी हुई है। एडिशनल सेल्स दिए, कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करोगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन आएगा। पर रुको, नीचे और भी कुछ दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीन इज 5 लाख, ओके, आउटफ्लो। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 5 years विल बी 50,000। 5 साल बाद रेजिडुअल वैल्यू भी है। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे, और डेप्रिसिएशन उस कॉस्ट में, ऊपर वाली कॉस्ट में इंक्लूड नहीं है। एक और भी सेविंग है। The production manager has estimated the cost saving before tax due to reduction in breakage. Saving in cost due to reduction in breakage, ये भी एक cost saving हो रही है। Machine which is being used at present has 0 WDV and if sold would fetch an amount of 10,000। रिप्लेसमेंट है ना, तो पुरानी मशीन आज बेचेंगे तो आपको 10,000 रुपये मिल जाएगा। तो ये तो कैपिटल गेन लग रहा है क्योंकि उसका WDV 0 है, पर फिक्र ना करो। वो कह रहा है इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। हमने तो कैपिटल गेन बड़े डाल डाल के सवाल किए हुए हैं, क्वेश्चन इग्नोर करने को बोल दिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, टैक्स रेट एप्लीकेबल 30% है। ठीक हो गया, फैक्टर दिए हुए हैं सवाल में। अब जो मांगा है उस अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। एक तो कह रहा है एनपीवी बता दो, तो ये तो जब पूरा सवाल सॉल्व होएगा तो एनपीवी अपने आप ही आ जाएगी। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बता दो, ये भी सेम पूरा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 2, 3 एंड 4। पीबीटी पूछ लिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पूछ लिए, तो हम इसको कैश फ्लो बिफोर टैक्स बोलते हैं। तो ये जब सी फैट बनाएंगे तो वहां से निकल आएगा। व्हाट इज द कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, सी फैट भी पूछा है। उल्टे क्यों पूछा हुआ है, एनपीवी पहले पूछा है, सी फैट बाद में पूछा है, नॉनसेंस। और सिर्फ ईयर 1, 2 और 3 का सी फैट पूछा है। व्हाट इज द डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, मतलब पहले 3 साल के सी फैट की पीवी पूछा है, पीवी ऑफ सी फैट पूछा है पहले 3 साल का। इन अदर वर्ड्स आपको सी फैट निकालने हैं क्वेश्चन में। आइए क्विकली करेंगे, देखना पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता तो कोई फॉर्मेट तो बनाना नहीं पेपर में। सो क्विकली कैसे होता, मैं तो क्विकली करूंगा ना। सो देखो, अपने 5 साल हैं, थोड़ा तो लिख के ही करना पड़ेगा। अपने 5 साल है ना, तो पहले साल का कंट्रीब्यूशन कितना, 10 रुपए। 20,000 यूनिट है तो 20 इंटू 10 2 लाख। 2 लाख माइनस 25,000 1,75,000। 1,75,000 प्लस 15,000 1,90,000। तो पहले साल का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 1,90। सर लिख के करा दो प्लीज। चलो आओ फिर लिख के कर लेते हैं, फिर मुझे पेपर खोल लेने दो। पता क्या है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। मैं तेज तेज मैं तो कर दूंगा, पर हमें आपको गड़बड़ हो जाएगी। सो आइए लिख के ही करते हैं। आइए जी। सो ईयर 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 30 माइनस 20 10 रुपए, 30 माइनस 20 10 रुपए, 35 माइनस 20 15 रुपए, 35 माइनस 22 13 रुपए, 35 माइनस 22 13 रुपए। नंबर ऑफ यूनिट्स 20,000, 25,000। पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर एमसीक्यू कर देंगे। 30,000, 32,000 और 28,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन 2 लाख, 2,50,000, 4.5 लाख। कैलकुलेशन काफी इजी है। 13 इंटू 32,000 4,16,000। 13 इंटू 28,000 3,64,000। मैं भी पहली बार कर रहा हूं, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी मुझे भी, नहीं तो फिर आंसर मैच नहीं होते। 2.5 लाख और 2 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है 25,000। मैंने तो कुछ और ही आंसर निकाला था, अच्छा मैंने उसको भी ऐड किया था। 30,000
30,000, 35,000 और 35,000। एक प्लस कर दो एडिशनल सेविंग्स। क्वेश्चन कह रहा था एक एडिशनल सेविंग्स भी हो रही है। 15,000, 15,000, 20,000, 20,000 और 20,000। इसको हम बोलते होते थे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। सो इसके इस पर लाइन लगा दो ना, ये ना बीच में काउंट हो जाए। सो 2 लाख माइनस 25,000 प्लस 15,000, 1,90,000। 2.5 लाख माइनस 30, 2,20, 2,20 प्लस 15, 2,35। 4.5 माइनस 30, 4,20, 4,20 प्लस 20, 4,40। 4,16,000 माइनस 35,000, 4,16,000 आराम से करते हैं, माइनस 35,000 प्लस 20,000, 4,01,000। 3,64,000 माइनस 35,000 प्लस 20,000, 3,49,000। माइनस डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है। सो बताइए मशीन कितने की है? 5 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है? 5 साल। सो 5 लाख माइनस 50,000 डिवाइड बाय 5, 90,000। लो जी, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपका। पहला आया 1 लाख, दूसरा आ गया 1,45,000, 3,50,000, 4,01,000 माइनस 90,000, 3,11,000, 349 माइनस 90, 2,59,000। जहां तक मुझे ध्यान है उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स मांगा भी था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर 2, 3 एंड 4। सो 145, 350 और 311। लो जी, ये आंसर है। 145, 350 और 3,11,000। 145, 350। चलो पहला आंसर तो मैच हो गया है ना। आगे अब इसमें से माइनस करना है टैक्स। टैक्स रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखना पड़ेगा। टैक्स रेट कहाँ गया? भूल जाओ भाई, यहीं से देख लेते हैं। टैक्स रेट है 30%। तो 30,000, 259 इंटू 0.3, 77,700। 145 इंटू 0.3, 43,500। 350 इंटू 0.3, 1,05,000। 311 इंटू 0.3, 93,300। ये सारे टैक्स दिए हुए हैं। और कौन क्या क्या मांगा था क्वेश्चन ने? प्रॉफिट बिफोर टैक्स मांगा है, कैश इनफ्लो मांगा है। तो हम सीधा सी फैट निकालते हैं। हम क्लासेस में शॉर्टकट आपको बताया हुआ है कि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से सीधा टैक्स माइनस करो, आपका सी फैट आ जाएगा। सो 190 माइनस 30, 1,60,000। 235 माइनस 43,500, 191,500। 4,40,000 माइनस 1,05,000, 335,000। 4,01,000 माइनस 93,900, 30,77,00। 349 माइनस 777,00, 271,300। सी फैट कौन कौन से साल के मांगे हैं? सी फैट कहता था ईयर 1, 2 और 3 के बताओ। तो 160, 191, 335, 160, 191, 500 और 335। ये आंसर है। सो ये तो मेरे हिसाब से तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ के जाते हैं वो तो ज्यादा खुश होंगे। 191, 500 ही है ना? यस, यहाँ भी 191, 500 ही है। यस, वो बच्चे ज्यादा खुश होंगे। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ज्यादा अच्छा है। फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मांगे हैं तो इसकी पीवी करनी है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो सवाल में दिए हैं हम वही ले लेंगे। आइए जी, पीवी फैक्टर क्या गिवन है? 909,826, वही नॉर्मल जो हम क्लास में लेते हैं। 909,826,751,683 और 621। अब इन्होंने पता नहीं राउंड ऑफ कैसे किया है, 2 डिजिट कर देते हैं क्योंकि आंसर 2 डिजिट राउंडेड ऑफ दिया हुआ है। ये देखो 2 डिजिट में आंसर दिया है, पहला तो सेम ही आ रहा है।
145 440 सी फैट, 191 500 into 0.826, 158 179, 335 into 0.751, 251 585, 307700 into 0.683। भाई यही एक MCQ था जिसपे थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी तो और कुछ भी नहीं था। 0.1 यहाँ पहली बार पॉइंट आया। 271 300 into 0.621, 1684777.3। कौन कौन से साल के सी फैट मांगे हैं डिस्काउंटेड? 1, 2 और 3 के। सो 145 440 158 और 251, 145 440 158 ये आंसर है। 145 450 158 179 251 585, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब एनपीवी निकाल दे। तो पीवीसीआई या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट, पीवी ऑफ सी फैट, अब इसका टोटल लगाएं। 145440, 158179, 251 585। क्योंकि ये क्वेश्चन अचानक तो टैली हो नहीं सकता, पूरा सही करना पड़ेगा तब टैली होगा। 168 477.3, तो 933 840.4 माइनस पी। अच्छा, पीवी ऑफ स्क्रैप भी है, 50,000 की स्क्रैप है, प्लस स्क्रैप 50,000 इंटू 0.621, लास्ट में स्क्रैप आ रही है ना, 31050, माइनस आउटफ्लो। आउटफ्लो एक तो मशीन है आपकी, कितने की मशीन है? 5 लाख की मशीन है, और 10,000 रुपये आपको इनफ्लो आएगा पुरानी मशीन बेच के, तो 90,000 का आउटफ्लो। तो एनपीवी कितना आ गया? 933 840.4 प्लस 31050 माइनस 90,000, 874890.4। 874, अरे ये तो आंसर ही नहीं है, ये क्या किया मैंने? 90,000, सॉरी सॉरी सॉरी, 4,90,000, 4,90,000। सो 933 840.4 प्लस 31050 माइनस 490, 474,890.4, 474, ये लो जी 890.4। इसका आंसर तुक्के से टैली नहीं हो सकता, इस बात को समझ लो। इसका आंसर टैली वही करा पाएगा जो सही करेगा पेपर में। ठीक है, आइए डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है। अब इसके लिए तो आपको सी फैट लिखने पड़ेंगे सारे, उसका क्यूमुलेटिव सी फैट निकालना पड़ेगा। 154440, या फिर द क्यूमुलेटिव लिख लेते हैं। 154440 प्लस 158179, 303619 प्लस 251585, 555 204 प्लस 210 159.1, 765 363.1 प्लस 168477, 168477.3। तो ये टोटल आ गया आपका 933 840.4, यही टोटल था हमारा। देखो, अब हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी है कितने की? 5 लाख की। तो अपने 5 लाख कहीं यहां पूरे हो रहे हैं, है ना? तो आंसर है 2 साल, प्लस अगर आप 555204 से 303691 दूर जाते हैं तो आप 1 साल दूर जाते हैं, पर हमें वहां तक तो जाना ही नहीं है, हमें तो 5 लाख तक ही जाना है। 303619, सो 2 ईयर प्लस 5 लाख माइनस 303619, 196381 डिवाइडेड बाय 251585 इंटू 1, 196381 डिवाइडेड बाय 251585 प्लस 2, 2.78 आता है। यहां पे 74 है, अब पता नहीं क्या चक्कर है।
दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 लाख माइनस 303619 196381 डिवाइडेड बाय 251585 78 क्यों आ रहा है? 2.38 आंसर है इसका शायद। 5 लाख ही पूरे करने हैं ना हमें। हाँ ठीक तो किया है। इंस्टीट्यूट ने पता क्या किया लगता है? इंस्टीट्यूट ने 10,000 इधर से घटाने की बजाय ना इसको पहले साल के इनफ्लो में जोड़ा होगा। उससे करके देखूं, थोड़ा फर्क आएगा उससे, देखना। क्योंकि फिर आंसर कम आ रहा है ना, इसलिए मेरा 154440 155440 प्लस 10,000 155440 प्लस 303619 459059। नहीं सॉरी, ये दोबारा ही करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है इंस्टीट्यूट ने ऐसे किया है। 155440 प्लस 158179 313619 प्लस 251585 565204। आपको 5 लाख पूरे करने हैं ना। सो आइए देखें जरा अब क्या आंसर बन रहा है। हाँ जी, सो 565204 माइनस 313619 251585 और 5 लाख माइनस 313619 186381 डिवाइडेड बाय 251585 प्लस 2। हाँ इससे आ रहा है 2.74। अब ये बच्चे गलत चीज है ना, आप अपने तरीके से कैसे आंसर दे सकते हैं? बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा पेपर में, क्योंकि एनपीवी तो दोनों तरीकों से आता है। चाहे आप 10,000 को आउटफ्लो से, अब क्लासेस में रिप्लेसमेंट में हम हमेशा आउटफ्लो से ही माइनस करते हैं। अब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालते टाइम आपने इनफ्लो में ऐड किया है, पर चलो ठीक है, कुछ हद तक ठीक भी है। वो क्या मर्जी है उनकी, अब मैं कर सकता हूँ। तो सर हमें दिक्कत नहीं आई होगी, हो सकता है इसमें आई हो। जिन्होंने इधर ऐड करके किया है, माइनस करके किया है, उनको दिक्कत आ सकती है। पर करेक्ट आंसर इसका 2.74 ही होना चाहिए। लो जी, तो ये थे आपके सारे एफएम के एमसीक्यूज। कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन जरूर बड़ा था, आधा घंटा लग गया, सॉरी 15-20-25 मिनट लग जाएंगे इसको पेपर में करने में। मैंने काफी फास्ट किया है, आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। बाकी तो ओके थे। आइए अब एसएम के देखते हैं। एसएम के तो ज्यादा डिस्कशन के लायक है नहीं। जिसने भी नोट्स पढ़े हैं, मैं सीधा टू द पॉइंट करके आंसर बता दूंगा कि एसएम में तो क्या ही डिस्कशन करना है। पहला आया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर। अब बताओ, वो कह रहा बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है, डिविजनल है, नेटवर्क है, मल्टी डिविजनल है कि एसबीयू है। एक ही लाइन पढ़नी थी, ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो याद है ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स किसके होते हैं? ओन सेट ऑफ सीईओ। हर एक का अपना अलग मैनेजर है, हर एक के अलग कॉम्पिटिटर हैं। तो ये कहाँ होते हैं? एसबीयू में। एसबीयू के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 2 तो साफ साफ लिखे हुए पेपर में। सो ये एसबीयू इसका आंसर था। दूसरा, ये फिर भी अच्छा क्वेश्चन था, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। Always Ahead Limited is an established player in FMCG, herbs, healthcare, and white goods. Company has classified its portfolio on investments in different businesses in 4 quadrant as suggested by Boston Consulting Group. तो BCG मैट्रिक्स पे क्वेश्चन है। On further analysis of relationship between market growth rate and relative market share, it is found that opportunity to increase market shares are there. तो मार्केट शेयर बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कहाँ होती है? जहां ग्रोथ है। ठीक है ना। सो एम्फिस स्टार मतलब ग्रोथ मतलब स्टार है ना। एम्फिसिस नीड टू बी गिवन टू मेक अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विद लार्जर मार्केट शेयर इवन बाय फोरगोइंग शॉर्ट टर्म अर्निंग्स। तो ग्रोथ अचीव करो, सस्ता बेचना पड़े बेचो, मार्केट शेयर लो, मार्केट शेयर लो। तो ये स्टार है। विच स्ट्रेटेजी इज परस्यूड, और स्टार के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी होती है? बिल्ड। स्टार के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है? बिल्ड, होल्ड और हार्वेस्ट। ये सब कैश काउ की है, डाइवेस्ट डॉग की है ना। तो स्टार के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी होती है? बिल्ड। तो जहां पे आपको मार्केट शेयर गेन करना है,
तो अगर आपने एमसीक्यूज किए हुए हैं ना, ऐसे एमसीक्यूज थे हमारी किताब में, अब मैं जाके 1 to 1 मार्क नहीं कराऊंगा, ये सेम एमसीक्यूज आए हैं पेपर में। अब ये तो देखो फ्री का ही 1 नंबर मिला है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कर्ट लुईन मॉडल बताना है, तो 3 स्टेप होते थे कर्ट लुईन के, अनफ्रीज करो, नई स्ट्रेटजी लगाओ और रीफ्रीज करो। ये लो, अनफ्रीज करो, चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन, और रीफ्रीज करो। डी आंसर है। ये एफएम तो मतलब ठीक था, ये 5 नंबर के एमसीक्यूज हो भी गए हैं। इसमें कोई डिविजनल या मल्टी डिविजनल ना कराया हो, पर जिसको याद है कि एसबीयू के 3 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो ये पहला गलत नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरा बिल्ट था, तीसरा तो बहुत ही आसान था। आइए देखें एसएम का केस कैसा आया है। और केस के ना कुछ क्वेश्चंस तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, पर ये बिना केस पढ़े ही हो जाता है। पढ़ना जरा। The strategy in which the company wants to keep ahead and reap the first mover advantage is known as। फर्स्ट मूवर एडवांटेज की कौन सी स्ट्रेटजी है? अडेप्टिव तो हमने को पढ़ी नहीं, रिस्पॉन्सिव हमने को पढ़ी नहीं। चैप्टर नंबर 1 में 2 ही स्ट्रेटजीज होती हैं, या रिएक्टिव या प्रोएक्टिव। तो अगर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आपकी कौन सी स्ट्रेटजी है? प्रोएक्टिव। मैं कहता हूं केस ना भी पढ़ा हो, ये आंसर वैसे ही हो जाएगा। और देखो, द फिलॉसफी ऑफ द कंपनी स्टेटेड एज टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर्स through timely and safe delivery of goods is indicating towards, this is mission statement to bring the best। हम क्या करते हैं? आई थिंक ये मिशन स्टेटमेंट किताब में भी थी, एक सेकंड दिखाऊंगा आपको। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये हमारे नोट्स में था। चैप्टर 1 के तो हमने आपको नोट्स हैंड रिटन दिए थे, क्लास में तो नहीं लिखे थे हमने, बाकी सारे चैप्टर्स हमने लिखे थे। ये जहां तक मुझे ध्यान है ये होना चाहिए। मिशन स्टेटमेंट में मैंने कोई ऐसा मिशन पढ़ाया था आपको। ये रहा मिशन, है ना? ये देखो, टू ब्रिंग, ये देखो टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस, ये एप्पल का मिशन स्टेटमेंट। लो, मैं कह तो रहा हूं अगर आप नोट्स पढ़ के गए हैं तो सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं पेपर में, तो ये तो बहुत आसान था। ये क्या भूल गए? आइए, सो ये मिशन स्टेटमेंट था, और इसके लिए देखो मैंने केस भी नहीं पढ़ा है ना? और कोई बिना केस के हो सकता है? आई थिंक ये लास्ट वाला हो जाएगा। ये देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्रीज इन ओवरऑल पर माइल कॉस्ट, कॉस्ट कम हो गई ड्यू टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड क्यूमुलेटिव वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ने से कॉस्ट गिर जाती है। ये क्या होता है? एक्सपीरियंस कर्व। ये तो बहुत आसान पूछे हैं कि जैसे जैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ाते हो, आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। ये को ग्रोथ मैट्रिक्स है, ये को स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, ये को कंट्रोल की टेक्निक है, ये को वैल्यू चेंज दसो। दिस इज एक्सपीरियंस कर्व। ठीक है, सो कितना अब ये मैंने केस भी नहीं पढ़ा है। अब बाकियों के लिए आपको मैं केस थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, है ना? ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। वो कह रहे पीएलसी के कौन से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप फॉल करते हो, तो एक बार केस पढ़ना पड़ेगा। इधर देखो, क्विक एंड सेफ लॉजिस्टिक इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स फॉर मोर देन 2 decades। तो लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम है। इट हैज इट्स ओन फ्लीट एंड ऑल्सो बिजनेस अरेंजमेंट विद द रेलवेज, रेलवेज के साथ काम करता है। Competition with existing player and threat from new entrants are increasing regularly. Okay. Customer preferences and expectations are also changing. Need for considering new and improved means of transportation seems inevitable. वो कह रहा है कुछ नए ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स लेके आने पड़ेंगे। Current philosophy of the company is to bring the best user experience through timely and safe delivery of goods। ये सवाल तो हो गया ना? मिशन स्टेटमेंट। While keeping this philosophy in mind, it desires to keep ahead and reap the benefit of the first mover advantage। ये भी हो गया proactive। In order to achieve its growth target, company is exploring available other options so as to have a stronger presence in the supply chain management। वो और भी options ढूंढ रहा है। The company is of considered view that we learn as we grow। ये experience curve की लाइन है, we learn as we grow। It knows that the overall per mile operating cost decreases due to increase in efficiency। ये भी हो गया experience curve। And cumulative volume, since the company will have a cost advantage over the competition due to reduced cost of service, it can develop and adopt a penetrative pricing strategy by setting a low price to attract more customers। The company will have cost advantage over the competitors due to reduced cost, तो वो पेनिट्रेटिव प्राइस स्ट्रेटजी लगाना चाहता है, बस सेटिंग लो प्राइसिंग। तो लो प्राइसेस तो कॉस्ट लीडरशिप होता है, देखते हैं।
It is also observed that the arrangement of transportation through railway is becoming a concern. वो दिखा था ना, वो रेलवे के साथ काम करता है, वो कह रहा है रेलवे के साथ काम करना ना कंसर्न हो गया है. ग्रोथ रेट स्लो है. मार्केट शेयर ऑफ एरिया बीइंग कवर्ड बाय दिस मीन इज बाय एंड लार्ज स्टेबलाइज्ड. अब ज्यादा एरिया कवर नहीं कर सकते. स्टेबिलिटी. प्रॉफिट मार्जिन इज कमिंग डाउन ड्यू टू स्टिफ कॉम्पिटिशन. कंपनी हैज टू वर्क आउट एन एक्शन प्लान टू मेंटेन द स्टेबिलिटी. अब देखो इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा है, इधर देखो. इन कंटेक्स्ट टू सर्विस इन ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रेलवेज द कंपनी इज एनालाइजिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ऑन एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन अनदर एक्सिस एज पर पीएलसी विच स्टेज दिस सर्विस इज पासिंग थ्रू. बताओ क्या लिखा है, दोबारा पढ़ो, ये अच्छा था. कंपनी कह रही है कि रेलवे के साथ काम करना पंगा है, ग्रोथ रेट स्लो हो गया है, एंड मार्केट जो आप कवर कर सकते हैं वो भी स्टेबलाइज्ड है. मतलब ग्रोथ है ही नहीं है. हाँ, तो ये कौन सी स्टेज है? ये मैच्योरिटी स्टेज है. डिक्लाइन नहीं है, डिक्लाइन नहीं है, है ना. स्टेबलाइज है. स्टेबलाइज याद है ना, मैच्योरिटी स्टेज के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी होती है? स्टेबलाइज. तो ये कौन सी स्टेज हो गई? मैच्योरिटी स्टेज. ये आंसर है. अब एक ही बचे, उसमें क्या पूछा है कि बताओ माइकल पोर्टर की कौन सी स्ट्रेटजी है, तो वो पढ़ना पड़ेगा. On the other side, one of the customer segment is looking for fast delivery of goods. One of the customer segment. ये तो फोकस हो गया, वो उनको जल्दी डिलीवरी चाहिए. All across the country, the prime consideration of such customer is quick and safe delivery of their products, irrespective of cost for the same. वो कह रहा है जी हमें प्रोडक्ट सही टाइम पे पहुंचे, खर्चा जितना मर्जी हो जाए. The target market for such service is very large and also increasing very fast. In view of the same, the company wants to reform its operations by engaging in dedicated team to perform a niche market strategy for transporting such goods through airways on assurance of delivery by the next day. तो बच्चे टारगेट कस्टमर्स के लिए नीश मार्केट को टारगेट कर रहे हैं और कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले दिन डिलीवरी पहुंचा दी जाए. तो बताओ ये कौन सी स्ट्रेटजी है? पहले तो ये फोकस है, और फोकस में क्या है? डिफरेंशिएशन. वो कह रहा है एज पर द स्ट्रेटजीज नीश मार्केट स्ट्रेटजी फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स थ्रू एयरवेज टू लार्ज कस्टमर सेगमेंट ऑन एन इंश्योरेंस ऑफ डिलीवरी बाय नेक्स्ट डे. ये कौन सी स्ट्रेटजी है? फोकस डिफरेंशिएशन. ठीक है. सो ये अलग कर रहा है और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर्स के लिए कर रहा है, सबके लिए नहीं कर रहा है. हाँ, उस कैटेगरी में काफी कस्टमर्स हैं, पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर्स के लिए कर रहा है और अगले दिन डिलीवरी देने की कोशिश कर रहा है. सो दिस इज फोकस डिफरेंशिएशन. दैट्स इट. अगर कोई सवाल ध्यान से करने लायक था इसमें तो ये फोकस डिफरेंशिएशन वाला था. बाकी आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत आई होगी. तो ये थे जी आपके सारे के सारे एमसीक्यूज. अब एक क्विक नजर मारते हैं कि सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा है. इस वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. कहाँ गया वो पेपर डिस्क्रिप्टिव वाला? इसमें होना चाहिए. मैं क्विकली आपको रिव्यू दे दूं क्या क्या आया है पेपर में. ये बच्चे लेवरेज का क्वेश्चन है, देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है. पहला 5 नंबर कंपल्सरी क्वेश्चन. बाकी सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा. सॉल्व करते तो पता लगता है बीच में कोई गलती ना हो. सो मैं ये नहीं कह रहा हूं गलती है, पर ये बड़ा आसान क्वेश्चन है लेवरेज का. 5 मार्क्स में पूछा है. हाँ, ये तो हद ही हो गई है. वर्किंग कैपिटल का ऑपरेटिंग साइकिल मेथड पूछा है, और सारे डेज तो मैक्सिमम दिए भी हुए हैं सवाल में, एक दो ही ढूंढने हैं बस. सो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के ऊपर बहुत इजी क्वेश्चन है ये. मतलब वर्किंग कैपिटल का सबसे आसान सवाल होगा ये रेशो है. देखने में तो इजी लग रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है 5 नंबर में. बाकी सॉल्व करेंगे इसको, ये पूरे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इससे आसान सवाल नहीं मिला इनको. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सब कुछ दिया हुआ है. पहले के निकालना है, केडी निकालना है यूजिंग द वाईटीएम मेथड, आईआरआर मेथड. प्रेफरेंस शेयर्स का केपी निकालना है, इसके लिए वाईटीएम नहीं बोला है तो इसके लिए हम अप्रोक्सीमेट मेथड लगा देंगे. और वाईटीएम के लिए देखो 2 मेथड भी दिए, मार्केट वैल्यू वेट से वैक निकालना है. और यहाँ थ्योरी भी पूछी है, एक्सप्लेन एंजल फाइनेंसिंग थ्योरी. लास्ट चैप्टर छाप छाप के पढ़ाया हुआ है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है. ठीक है, तो ये करेंगे सॉल्व. इजी क्वेश्चन है. वर्किंग कैपिटल का रिसीवेबल्स मैनेजमेंट एक और क्वेश्चन आ गया. देखो इसमें एक लाइन अच्छी थी जो बच्चों ने गलती करी होगी. क्रेडिटर्स फॉर वेरिएबल कॉस्ट आर रेडी टू गिव 15 days एक्स्ट्रा क्रेडिट फॉर एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड.
बच्चे दिस इज योर इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, तो आपको इंक्रीज इन क्रेडिटर्स इंक्रीज इन रिसीवेबल्स में से माइनस करके फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी थी। टोटल अप्रोच पे ये सवाल करना था, इंक्रीमेंटल अप्रोच पे नहीं करना था, ठीक है। सो टोटल अप्रोच के अकॉर्डिंगली सवाल बोला है करने को, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, मैं सॉल्व करवाऊंगा इसको पूरा, ठीक है। इंक्रीमेंटल से भी करा दूंगा। ये क्या है, ये तो कैपिटल स्ट्रक्चर लग रहा है। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन है कैपिटल स्ट्रक्चर का। बाकी करेंगे तो पता लगेगा, ऐसे मैं कैसे कह दूं क्या था, है ना। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नए ही है, ये सारे क्वेश्चन नए हैं, हर एक क्वेश्चन नया है, बनाए उन्होंने खुद ही है सारे, पर है इजी। उसके बाद थ्योरी, टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस बाय इशू ऑफ डिवेंचर बताओ। गॉर्डन मॉडल के अजम्पशंस बताओ, ये बड़े अच्छे से लिखवाते हैं हम क्लास में। लेवरेज रिलीज के बारे में बताओ, ओवर कैपिटलाइजेशन की दिक्कतें बताओ। ये सारी थ्योरी हमने क्लास में अच्छे से करी हुई थी। उसके बाद आ गए आपके ये, तो ये तो बच्चे करके ही पता लगता है क्या है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। पॉइंटर्स बताओ, नेविगेटिंग चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स आ गया। ये न्यू टॉपिक तो आते ही आते हैं, ये नए टॉपिक है जो न्यू सिलेबस में ऐड किए, ये पहले नहीं थे, ये तो आने ही थे। एंट्री बैरियर्स बताने हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के फीचर्स बताने हैं। कस्टमर है ना, स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेटस को चाहते हैं, सेम मार्केट में रहना चाहते हैं, ये सब चीजें। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के 4 क्राइटेरिया, इस पे तो क्या ही चर्चा करें, छोड़ो। हम एफएम को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो थ्योरी पे तो क्या ही चर्चा करनी होती है। सो मैं एफएम, हाँ, एसएम के जो पहले 3 केस स्टडीज हैं उसको मैं डिटेल में पढ़ के करा दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एसएम के जो पहले 3 केस स्टडीज हैं उसको हम डिटेल में पढ़ के एक बार उसका आंसर बता देंगे क्या है, और एफएम को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो बाकी इस वीडियो में हमने पेपर देख लिया, पेपर ओवरऑल इजी लग रहा है, बाकी एफएम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।